तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। तो सिमिलरिटी इन बिहेवियर में एक टर्म है होमोलोगस सीरीज। मैंने ये क्वेश्चन भी बना के ऊपर दिया है कि पहला तो क्वेश्चन ही आप सुन लें, आपके होमवर्क का हिस्सा है। डिफाइन कैटिनेशन, कैटिनेशन को मैंने यहाँ पे आपको वजाहत से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन होमोलोगस सीरीज, कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो याद रखिएगा कि सिमिलरिटी इन बिहेवियर ही का पार्ट है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं। द कंपाउंड्स which contain same type of functional group have same properties, this property is called homologous series। तो अभी मैंने बेटा इसकी वजाहत कर दी है कि homologous series क्या होती है। इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपके सामने पार्ट नंबर 1 में किया है। इसका मतलब ये है कि तमाम तरह जितनी भी क्लासेस आती हैं, फंक्शनल क्लासेस आती हैं, उन तमाम क्लासेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अपनी केमिकल नेचर में यूनिक होते हैं या फिजिकल नेचर में यूनिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कर पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉम्प्लिकेशंस क्यों कर पाई जाती हैं। और यहां पे मैंने पहला इसमें पॉइंट डाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होता है या इनकी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद एलिमेंट्स के अंदर एक कैटिनेशन का अमल पाया जाता है तो ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इन लॉन्ग चेन कंपाउंड्स में जाहिर बात है, एक आम सी बात है, एक सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी मैन्युफैक्चर होंगे, बनेंगे, वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। चाहे वो कंपाउंड्स साइक्लिक हो, होमोसाइक्लिक हो, हेट्रोसाइक्लिक हो, क्लोज चेन हो या ओपन चेन हो, ब्रांच चेन हो, तो याद रखिएगा दे विल बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, उनमें कॉम्प्लिकेशंस पाई जाएंगी। अगली बात आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म एक टर्म है, हमने भी सीखना है कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। इसकी डिटेल हम इसी चैप्टर के अंदर आगे चल के अगले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन सिंपली आपको आइसोमर्स का बेटा पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं और ये जो फिनोमिना है आइसोमेरिज्म का ये क्या होता है। तो याद रखिएगा कि आइसोमर्स वो होते हैं कि जिनमें ऐसे कंपाउंड्स आते हैं कि जिन कंपाउंड्स के मोलेकुलर फार्मूलाज तो सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, आम फहम ज़बान में समझा देता हूं कि ऐसे तमाम तर केमिकल कंपाउंड, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि जिनमें तमाम तर कंपाउंड्स के मोलेकुलर फार्मूलाज तो एक जैसे हों लेकिन उनके साख्ती फार्मूलाज या उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज क्या हों वो डिफरेंट हों, इस ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स का नाम देते हैं। और बेटा ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसकी डिटेल इसी चैप्टर में इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे कि आइसोमेरिज्म का फिनोमिना क्यों कर और कैसे पाया जाता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ओके, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कैसा होता है। तो याद रखिएगा इंतहाई आसान है, लेकिन इसको हम अगर इसकी हम केमिकल काइनेटिक्स को देखें, इसकी अगर हम केमिकल काइनेटिक्स को देखें तो देन ये थोड़ा डीपली होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी वजाहत तो नहीं करूँगा। इसकी वजाहत हमने फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 केमिकल काइनेटिक्स में तफसील के साथ पढ़ी है। तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्लो होता है। बेटा दोबारा सुनिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है।
अब रेट ऑफ रिएक्शन का स्लो होना क्यों कर होता है, तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का स्लो होना इस वजह से होता है कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्शनल होते हैं और ये कोवलेंट होते हैं। तो याद रखिएगा कि कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स वो तमाम कंपाउंड्स होते हैं which are formed by the mutual sharing of electrons, यानी वो तमाम कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आते हैं, ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हम कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। और ये डायरेक्शनल होते हैं, यानी इनमें एक सिमेट्री पाई जाती है, इनमें खास बॉन्ड एंगल्स पाए जाते हैं, इनमें खास एक्सियल एंगल्स पाए जाते हैं, इनमें बॉन्ड एंगल्स के अलावा एक पूरी शेप पाई जाती है। एक शेप का होना, एक वॉल्यूम का होना, एक सिमेट्री का होना, ये तमाम चीजें इन तमाम कंपाउंड्स को डायरेक्शनल बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड डायरेक्शनल हैं, जबकि ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। इसको मैं दोहराए चलता हूं कि तमाम तर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, तमाम तर कोवलेंट कंपाउंड्स डायरेक्शनल होते हैं। और याद रखिएगा कि तमाम तर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, तमाम तर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं और ये तमाम क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। अब अगली बात, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा सुनिएगा, those compounds which are formed by the complete transfer of electrons, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकली के बाद बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। तो बेटा याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स ये कोवलेंट कंपाउंड्स डायरेक्शनल होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। याद रखिएगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स मैंने बोला है नॉन डायरेक्शनल हैं, ये तमाम कंपाउंड्स में रेट ऑफ रिएक्शन कदरे फास्ट होता है और इनकी यील्ड भी ज्यादा होती है। रिपीट करता हूं, दोबारा गौर से सुनिएगा इसको, आप एक कॉन्सेप्ट जहन में रखें, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं और तमाम नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये रैपिड होता है, ये फास्ट होता है। और ये रिएक्शंस यानी कि ऐसे तमाम रिएक्शंस जो कि आयनिक होते हैं और नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड्स पे मबनी होते हैं, उन तमाम में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है और उनमें यील्ड भी ज्यादा होती है। अब हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा क्या होते हैं, दे आर कोवलेंट इन नेचर और वो तमाम डायरेक्शनल होते हैं। तो ये तमाम कंपाउंड में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है और इनकी यील्ड भी कम होती है। तो ये दो बातें इनमें आपने बेसिकली जो फर्क है वो वाज़े करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट और डायरेक्शनल होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। Most of the organic compounds are soluble in non-polar solvents. तो बेटा याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी चीज क्या है। याद रखें कि सॉल्युबिलिटी को उर्दू में हल पजीरी कहते हैं, डेसोल्यूशन बोला जाता है। सॉल्युबिलिटी किसी चीज का सॉल्युबल होना होता है। मतलब ये है कि हमने अब ये देखना है कि कौन कौन से कंपाउंड और किस किस केमिकल नेचर के कंपाउंड अपनी कैसी कैसी केमिकल नेचर के कंपाउंड्स में डिसॉल्व होते हैं, हल होते हैं। तो याद रखिएगा, एक आपने यूनिवर्सल ट्रूथ कोटेशन आपने पढ़ी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। फिर से सुनिएगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि एक जैसी केमिकल नेचर के कंपाउंड अपनी एक जैसी केमिकल नेचर के कंपाउंड्स ही में डिसॉल्व होते हैं। मतलब यह है पोलर कंपाउंड्स
पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर कंपाउंड्स में डिसॉल्व होते हैं। तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट्स हैं और ये नॉन पोलर हैं, और ये नॉन पोलर्स ही में डिसॉल्व होते हैं, पोलर लाइक वाटर में डिसॉल्व नहीं होते।